नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामिस्तान में। एग्ज़ामिस्तान का ये चैनल पॉलिटी की बहुत ही सफल सीरीज़ चला रहा है, जिसमें आपके आने वाले आरओ एआरओ की परीक्षाओं और पीसीएस की परीक्षाओं में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इन वीडियोज़ को पूरा ध्यान से समझते हैं और देखते हैं और प्रॉपरली इनके नोट्स बनाते हैं साथियों। तो हमारे चैनल पर अभी जो है पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको 2 लेक्चर्स मिल चुके हैं जो करीब एक घंटे के हैं। इन लेक्चर्स में जो पहला पार्ट है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पार्ट है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला भाग है, और दूसरा भाग भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का दूसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग में आपको सभी प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने लगाम लगाई और नियंत्रण की रणनीति सफलतापूर्वक लागू की। कहीं कहीं पर ब्रिटिश सरकार फेल हुई, जिसके कारण हमें देखने को मिला कि जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जो अधिकारी थे, उनका बहुत ही बुरी तरह से मिसरूल उनके द्वारा देखा गया, करप्शन देखा गया। और इस तरह से हमारे ये 2 वीडियोस, जिसमें आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पूरे 1853 आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट तक देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी की लिस्टिंग सीरीज़ भी मिल जाएगी। इसके करीब 6 वीडियोज़ आ चुके हैं जो पॉलिटी की लिस्टिंग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्यौरे दिए रहते हैं जो कि फिक्स्ड लिस्ट हैं। उनको बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स से समझाया गया साथियों, जिन्हें आप एक बार या 2 बार अगर ध्यान से देख लें और प्रॉपरली नोट्स बना लें तो शायद बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। इसी क्रम में अगली सीरीज़ जो हमारे चैनल पर चल रही है वो उन छात्रों के लिए है या उन साथियों के लिए है जो अभ्यास करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ महाअभ्यास सीरीज़ चल रही है, जिस पे 50 प्रश्न प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, और हर एक वीडियो में 50 प्रश्नों का बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दे रखा गया है। और उसके साथ साथ आपको अच्छे से ये समझ में आएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं साथियों, जिसमें पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इसमें भी है। इसमें हम 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के बाद की घटनाओं को देखेंगे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट्स 1853 लागू हो चुका था, तब तक काफ़ी बदलाव आ चुके थे भारतीय प्रशासन में, और ब्रिटिश सरकार का करीब करीब ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका था। उन्होंने अपने अधीन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में क्या किया। भारत में रहने वाले लोगों के लैंड राइट्स को टच किया, यानी कि भूमि जो अधिकार थे लोगों के, उनको टच किया। अंधाधुंध कर वसूली में लग गए, राजस्व कलेक्शन पे लग गए, जिसके कारण यहाँ रहने वाले किसानों और जो लोकल लोग थे, जमींदार लोग थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इन्होंने भारतीयों के धर्म के साथ भी छेड़छाड़ की, और भारत में यदि कोई आपकी भूमि या धर्म के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता। इसी क्रम में 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो शुरू हुई। वो भी कहीं ना कहीं धर्म से ही रिलेटेड थी, जहाँ से शुरू हुई थी। मंगल पांडे जी ने शुरू की थी मेरठ से। तो वहाँ पर आपने देखा था कि P53 एनफील्ड राइफल जो कि वो रखते थे अपने पास, उसमें जो उनके कारतूस थे, ऐसी खबर फैल गई कि उसमें गाय का मांस लगा हुआ है और सूअर का मांस लगा हुआ है, जिससे जो हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम कर रहे थे, वो उनके धर्म के खिलाफ बात हो गई और एक तरह का विद्रोह शुरू हो गया। मेरठ से शुरू हुआ मंगल पांडे जी के नेतृत्व में, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुई। इस तरह से जब ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि इतनी बुरी तरह से इतना बड़ा वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार की जो नींव थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। अगर कुछ दिन या कुछ साल या कुछ महीने ये वॉर और चला होता तो शायद ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ता। जब ये घटना समाप्त हुई, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ऊपर से लगाम तो पहले ही इतनी ज़्यादा लगा दी थी और स्वयं ही चीज़ों को पावर में ले लिया। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की साथियों। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री होती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एंट्री के साथ साथ अपने संविधान या अपने संसद में कुछ कानूनों को पास करती है। इन कानूनों को इस बेस पे पास किया जाता है कि ये कानून भारत में या इंडिया में गुड गवर्नेंस के कानून बनेंगे, या अच्छी सरकार चलाने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस चलाने के लिए ये कानून
बनाए जा रहे हैं और लागू किए जा रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस कैसी गवर्नेंस होती है साथियों, सोच के देखिए। गुड गवर्नेंस वो है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यदि उन्होंने कुछ गलत किया है या अगर उनकी कुछ जिम्मेदारी है तो उन्हें समझनी चाहिए। फिर आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, जो यदि कुछ गलत करे या कोई भी परेशानी अगर यहाँ की जनता को है तो वो प्रश्न उठाकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या डायरेक्टली अपने जो रूलर्स हैं उनसे प्रश्न कर सकें और उनका उत्तर देने के लिए योग्य हो। तो रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, इस तरह की जो सरकारें होती हैं वो होती हैं गुड गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट्स। तो इसी गुड गवर्नेंस का हवाला देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपने रूल को शुरू किया और यहाँ से शुरू हुआ रूल ऑफ क्राउन, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ क्राउन या ताज का शासन। अब जो भारतीय सत्ता थी या जो भारत उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप, उसकी जो पावर थी वो पहुंच गई थी क्राउन के अंडर में। क्राउन के अंडर में यानी जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी, अब वो भारत की प्रशासिका हो गई थी या रानी हो गई थी, भारत की भी रानी हो गई थी। और ये ताज का शासन चलता है 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से 1947 तक। इस बीच में भारतीय संविधान का विकास हो रहा है। विभिन्न प्रकार की विधान परिषदें, उनके सदस्यों में भारतीयों की कानून बनाने में हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये हम देखेंगे क्रमानुसार। तो इस क्रम में सबसे पहला जो कानून पास हुआ या भारत में लागू हुआ वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के नाम से रखा गया और 1858 में लागू हुआ। सबसे पहले ये छोटा सा एक फिगर बना हुआ है, इस चार्ट को देखते हैं। इससे आपको इस एक्ट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी, फिर हम इसे डिटेल में समझेंगे साथियों। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ताज या महारानी विक्टोरिया के हाथों में पहुंच गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज के द्वारा चलना है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, जो कि सेंट्रलाइज्ड होके 1833 में गवर्नर जनरल बना था, वो गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। वो गवर्नर जनरल के पद को बदलकर नाम दे दिया गया वायसराय नाम दिया गया और इसकी पावर्स में भी कुछ डिफरेंस हुआ, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हुई इस एक्ट में वो था डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, यानी द्वैत सरकार समाप्त कर दी गई। द्वैत सरकार साथियों याद करिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगानी थी तब उसने सन 1784 में एक एक्ट पास किया था जिसे कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियोस में आसानी से मिल सकती हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दो चीज़ों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात की थी, जिसमें पहली चीज़ ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत या उनके अधीन जितना भी क्षेत्र भारतीय भूमि पर आता है वो अब से ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा या एरिया ऑफ ब्रिटिश पोजीशन हो जाएगा। क्या कहलाएगा साथियों पिट्स इंडिया एक्ट में? देखिएगा साथियों 1784 में दो चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश की जगह हम सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसके अधीन जो भी भूमि आती है वो अब कहने का मतलब ये हो जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य की भूमि हो जाएगी, ब्रिटिश आधिपत्य की भूमि हो जाएगी। इसके साथ साथ कंपनी पर लगाम लगाने के लिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके काम करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया था साथियों, जिसे हम कहते थे नियंत्रण बोर्ड। एक नियंत्रण बोर्ड आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जो इनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, निदेशक मंडल जो था, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था और देखता था कि किस तरह से भारत में इनकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो आर्मी की गतिविधियां हों, चाहे वो कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां हों, पॉलिटिकल गतिविधियां हों या जो इनकी व्यापारिक गतिविधियां हों, उनको सेपरेट कर दिया। और जो निदेशक बोर्ड था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, उसको सिर्फ व्यापारिक अधिकार दिए गए और जो बाकी के अधिकार थे वो सारे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गए। उन अधिकारों में मिलिट्री राइट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे और पॉलिटिकल राइट्स भी थे साथियों। तो यहाँ पर हमने देखा था ये डुअल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा।
पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये प्रयास था। उसी क्रम में अब जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया तो वहाँ पर इस द्वैत सरकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस द्वैत सरकार को समाप्त कर दिया गया और इसकी जो पावर थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर थी, उसे उठाकर इकट्ठा किया गया और कहने का मतलब एक नया पद गठित कर दिया गया। उस पद को नाम दिया गया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसे हम भारत सचिव कहते हैं, भारत का राज्य सचिव। ये यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का राज्य सचिव। एक नया पद इजाद किया गया जिसे कहा गया भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन की तरफ ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता था, उसको सारी चीज़ें उन्हीं के पास रिपोर्ट करता था। इसके अलावा इसमें जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में बदलाव आए वो था भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। तो मुख्य रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 मेन बदलाव आए हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और इसको याद रखेंगे। इससे हमें ये 1858 का एक्ट याद रहेगा, फिर हम इसे डिटेल में एक बार समझ लेंगे, बस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से हम देखते हैं एक बार क्या क्या 1858 में हुआ। सबसे पहले भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के पास चला गया या महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। दूसरी चीज़, जो गवर्नर जनरल का पद था उसे अब बदलकर वायसराय के नाम से रख दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, पावर्स बदल दी गई और वायसराय नाम दे दिया गया। तीसरी चीज़ जो हुई, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी। चौथी चीज़ जो हुई, इसमें भारत का राज्य सचिव नाम का नया पद इस्टेब्लिश किया गया जिसे कहेंगे हम स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टेट सेक्रेटरी या राज्य सचिव और भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। ये 5 पॉइंट्स हैं साथियों, जो कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम में हमें देखने को मिले। शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में समझते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत ही सरल है, उसी चीज़ को डिटेल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में यानी महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। 1858 में पावर चली गई सारी भारत के शासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रिटिश ताज के हाथों में या महारानी विक्टोरिया के हाथों में। फिर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय जो कि गवर्नर जनरल के बाद हुआ भारत का वायसराय। सबसे पहले इसको एक बार हम रिवाइज करें अगर, तो 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था साथियों, रिवीजन के लिए देखते हैं, गवर्नर जनरल। फिर 1773 के बाद हमने देखा था दोस्तों 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल भारत का कर दिया गया था। अब हम देख रहे हैं 1858 में ये जो गवर्नर जनरल है इनको भी बदल दिया गया और इनका नाम रख दिया गया वायसराय। तो 3 प्रकार के बदलाव हुए। एक 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल का गवर्नर। 1833 में गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया और 1858 में वायसराय नाम दे दिया गया इसी को। 3 बदलाव थे। इस प्रकार से वायसराय भारत में जो था ब्रिटिश राज का या ब्रिटिश ताज का कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, ये सीधे सीधे रिपोर्टिंग करता था ब्रिटिश ताज को। कौन? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहली बार जो भारत के वायसराय बने वो हुए लॉर्ड कैनिंग। कौन बना साथियों? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप मुझे बताइए कि बंगाल का पहली बार गवर्नर जनरल कौन बना और जो भारत का गवर्नर जनरल था पहली बार वो कौन बना, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद द्वैत शासन प्रणाली का अंत हुआ था, हमने अभी देखा था इसे, यानी नियंत्रण बोर्ड का मतलब कहने का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहा गया, और निदेशक कोर्ट यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस पेज पे हमने ये देखा कौन कौन सी चीज़ें हमने ध्यान दी। सबसे पहली चीज़, भारत का शासन चला गया ब्रिटिश ताज के हाथों में यानी महारानी विक्टोरिया के पास। गवर्नर जनरल का नाम नंबर 1 पर यह था। नंबर 2 पर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत में जो है ब्रिटिश ताज का ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था वायसराय। फिर लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के पहले वायसराय बन गए। ये यहाँ तक की दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़ जो 1858 में हुई वो द्वैत शासन
प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या परिवर्तन आया 1858 के एक्ट के द्वारा। एक नया पद, ये चौथी बात आ गई, एक नया पद भारत के राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सृजन किया गया और भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति इन्हीं को दे दी गई। भारतीय प्रशासन यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा पावर था वो सारी शक्तियां किसे दे दी गई? भारत के राज्य सचिव को या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सचिव जो थे, ये जो भारत के राज्य सचिव थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य थे और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। आपने देखा था वायसराय सीधा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है किसका? ताज का। यहाँ पर जो सचिव हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य हैं और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य की एक एडवाइजरी काउंसिल यानी सलाहकार परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद भारत सचिव को दी गई। भारत सचिव को 15 सदस्य की एक सलाहकार परिषद दी गई, इसका गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष, इस परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव स्वयं था। भारत सचिव स्वयं अध्यक्ष थे भारत सचिव की सलाहकार सदस्य परिषद का, जिसमें 15 सदस्य थे। फिर इसके बाद चौथे ही पॉइंट का एक अगला हिस्सा है कि भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। ये भी हमने देखा था। ये एक तरह की कॉरपोरेट बॉडी थी यानी निगमित निकाय था और इस पर मुकदमा ये कर भी सकते थे दूसरों पे और इन पर मुकदमा भी किया जा सकता था। इससे पहले ऐसा नहीं था साथियों। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट भी भारत में बना था, आपने 1773 में देखा था, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसके पावर्स जो थे बहुत लिमिटेड थे। वो इवन दूसरों अधिकारियों पे तो छोड़ दीजिए, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी उसकी रीच से बाहर थे। सिर्फ कोलकाता के जो नागरिक थे उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना कानून चला सकता था। ये आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गुड गवर्नेंस के लिए ये लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट में आपने देख लिया कि जो सबसे बड़ी बॉडी है दैट इज़ जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी एक कॉरपोरेट बॉडी है और उस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है। चला तो सभी सकते हैं लेकिन उन पर मुकदमा कौन चला सकता है वापस? तो ऐसी पावर भी इसमें दी गई है 1858 के एक्ट में। तो ये गुड गवर्नेंस यानी ये रिस्पॉन्सिबल है और आंसरेबल भी है। कानून का प्रमुख उद्देश्य था इसका कि ये प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चल रही थी, भारत में कार्य कर रही थी, उसमें सुधार हो और इंग्लैंड में भारतीय सरकार का सुपरविज़न और कंट्रोल हो सके। तो भारत में रहकर वायसराय काम करता था और इंग्लैंड के ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य जो भारत का राज्य सचिव था वो ब्रिटेन में रहकर या इंग्लैंड में रहकर भारत की गतिविधियों पर पूरी नज़र रख सकता था। तो साथियों 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ साथियों। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से 1858 का भारत सरकार अधिनियम रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़, भारत का शासन ब्रिटिश ताज या महारानी विक्टोरिया के हाथों में गया। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल का पद वायसराय के नाम से बदल दिया गया। तीसरी चीज़, द्वैत सरकार का समापन हो गया। चौथी जो बात हुई वो भारत का राज सचिव नाम का एक नया पद गठित किया गया। और पांचवी चीज़, भारत सचिव की 15 सदस्यीय परिषद जो कि सलाहकार परिषद थी उसका गठन भी किया गया दोस्तों। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखते हैं कि अब 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ये जान गई थी कि यदि भारत में सरकार चलानी है, शासन चलाना है, तो भारतीयों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस सहयोग को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी कानून भारत के लिए बनाए जाएं उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी अवश्य हो। ऐसी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, ऐसा इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम लाने शुरू किए। और इस क्रम में वो 3 भारत परिषद अधिनियम सर्वप्रथम लाई, जिसमें एक भारत परिषद अधिनियम 1861 देखेंगे, 1892 और 1909। भारत परिषद अधिनियम जो थे ये भारत और परिषद 2 शब्दों से मिलकर बने थे, यानी इंडियन और काउंसिल। इंडियन यानी भारतीय और काउंसिल यानी परिषद, मतलब भारतीयों को परिषद में अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ पावर्स को दिलाने के लिए ये एक्ट लाए गए थे। 1909 का जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अभी हम देखेंगे कि इन चीज़ों में क्या क्या बदलाव हुआ। तो अब तक हमने देखा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
जिसके ज़रिए काफ़ी सारे बदलाव भारतीय प्रशासन में हुए और उसी के क्रम में भारतीयों की हिस्सेदारी कानून बनाने के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट लाए गए, भारतीय परिषद अधिनियम लाए गए, जिसके क्रम में 3 भारतीय परिषद अधिनियम हम देखेंगे 1861, 1892 और 1909। आइए देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप का मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, जिसे रिवीजन कॉर्नर का नाम दिया था। पिछले वीडियो में भी आपको 1773 से लेकर 1853 तक सारे ही रेगुलेटिंग एक्ट्स के लिए ऐसे छोटे छोटे शेप्स और मैप्स मिलेंगे, जिसमें आप सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर अपने नोट्स में इन चीज़ों को शामिल करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाइएगा और अपने साथियों के साथ जो ज़रूरतमंद हो, जिनका एग्ज़ाम नज़दीक हो, आर ओ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी करेंगे तो उसमें पॉलिटी तो आएगी ही आएगी। और अगर पॉलिटी आएगी तो बेसिक पॉलिटी की हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आनी ही आनी है साथियों। तो इसलिए आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहले ये शॉर्ट नोट्स देखते हैं, उसके बाद इसे डिटेल में समझेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था वो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉलोअप किया था या उसको पास किया था। तो इसमें 5 चीज़ें महत्वपूर्ण देखने के लायक हैं। सबसे पहली चीज़, ये वायसराय की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को ऐड करने से संबंधित है। अब तक वायसराय, इससे पहले जो था वायसराय की जो परिषद थी, जो काउंसिल थी वायसराय को जो दी गई थी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीयों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाने का प्रयास हो रहा था इन इंडियन काउंसिल एक्ट्स के द्वारा, अभी तो मैंने बताया आपको। तो उसके तहत क्या हुआ, इसमें गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो भर्ती किए गए वायसराय की विस्तारित परिषद में। भर्ती किए गए मतलब मनोनीत किए गए। ऐसा नहीं है कि उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और आपने वोट दिया या वहाँ की जनता ने वोट दिया और सीधे सीधे वो वायसराय की जो परिषद थी उसमें पहुँच गया। ऐसा नहीं था साथियों। उनको इलेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि नॉमिनेट किया जाता था, नामित किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। आगे देखते हैं, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होने लगी। फिर बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करिए, जब बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर के पास अपनी अपनी विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कहता है कि बम्बई और जो मद्रास है वहाँ के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको लेकर ट्रांसफ़र किया जाता है बंगाल के गवर्नर को, और बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो साथियों, इन शक्तियों को 1861 में वापस कर दिया गया, बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो केंद्रीकरण शुरू हुआ था 1773 में, 1833 में पूर्ण हो गया था, उसे वापस विकेंद्रित करने की शुरुआत हो चुकी है 1861 में। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब विभागीय व्यवस्थाएं। जो अलग अलग विभाग हम लोग आज देखते हैं, अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री होते हैं। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने जो है इसे कानूनी तौर पर अनुमति दे दी थी। ये व्यवस्था तो 1859 में ही शुरू हो गई थी, अभी देखेंगे पूरा डिटेल में। फिर आगे जो 2 चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। इससे पहले अध्यादेश वायसराय जारी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर काउंसिल से बिना पूछे भी वो किसी कानून को ज़रूरी समझते हैं तो अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक इनका अध्यादेश माना जाएगा। फिर अगली चीज़ जिसका 5वां पार्ट है बंगाल NWFP। NWFP का मतलब समझिएगा, इसका मतलब है नॉर्दर्न यानी उत्तर, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, और F यानी फ्रंटियर। फ्रंटियर माने सीमांत, सीमा के पास में मौजूद प्रोविंसेस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत।
उत्तर पश्चिमी सीमांतीय प्रांत, जो उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रांत थे, और पंजाब। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी आज के जो ये इतने उत्तर पश्चिम में राज्य बटे हुए हैं, तब बटे नहीं थे ये सारे राज्य, और बहुत बड़ा हिस्सा एक में था, और जिसके चलते इसे एक पूरा तरह से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के नाम से जाना जाता था। और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई। ये 3 सन थे, 1862, 1866 और 1897 क्रमशः है। बंगाल में 1862 में, NWFP में 1866 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषद गठित किया गया। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, एक बार फिर से पांचों पॉइंट रिवाइज करते हैं, फिर डिटेल में चलते हैं। सबसे पहली चीज़, वायसराय की जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी या विस्तारित परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य को ऐड किया गया। बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को उनको वापस कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब में विधान परिषद 1862, 66 और 97 में स्थापित की गई। अब देखते हैं इसको डिटेल में। आइए साथियों चलते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो भारतीय संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों? क्योंकि यहीं से भारतीयों की हिस्सेदारी आप देखेंगे वायसराय की परिषद में शुरू हुई। भारतीय संविधान और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई इस कानून के द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। वायसराय अब क्या कर सकता है, कुछ भारतीयों को, इंडियंस, गर्व कीजिए कि हमारे भारतीय साथी भी अब पहुंचने वाले हैं वायसराय की जो परिषद है उसमें पहुंचेंगे। देखते हैं, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद यानी एक्सपेंडेड काउंसिल जो उनकी थी, तो उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अभी सिर्फ नामांकन का पावर मिला। नामांकन का मतलब सिर्फ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आखिर जो काउंसिल है वहाँ पर क्या बहस चल रही है, किस मुद्दे पर बात हो रही है। अभी पावर्स नहीं दी गई, लेकिन फिर भी एंट्री तो मिल गई। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इन्हें नामांकित किया जा सकता था, जिस क्रम में 1862 में अगले ही साल लॉर्ड कैनिंग जो यहाँ पर वायसराय आए, उन्होंने 3 भारतीयों को नामित किया गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। और इन 3 भारतीयों का नाम था, सबसे पहले बनारस के राजा जी थे, फिर पटियाला के महाराजा थे, और फिर सर दिनकर राव जी थे। उनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसके द्वारा मनोनीत किया गया साथियों? वायसराय के द्वारा। 3 लोग याद रखिएगा, कौन? बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव। बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव। BPD याद रखिए, B यानी बनारस के राजा, P यानी पटियाला के महाराजा, और D यानी कि सर दिनकर राव। BPD बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और D यानी दिनकर राव को नामित किया गया। सबसे पहली बार वायसराय की जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी यानी विस्तारित परिषद थी, उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस प्रकार शुरू हुई भारतीयों की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। अब ये विधान परिषद में जाएंगे और बैठकर वहाँ की कार्यवाही को देख सकेंगे। मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसीज थीं, उनको उनकी विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया, जो कि 1773 में केंद्रीकरण की जब शुरुआत हुई थी तब हमने देखा था शक्तियाँ ले ली गई थी, और जो कि 1833 में पूर्ण हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट्स में देखने को मिलेगा आपको, आप पिछले वीडियोस को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं दोस्तों। इनको पलट दिया गया था, अब पूरी पावर पलट दी गई, और एक बार फिर से डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ विकेंद्रीकरण यानी पावर्स को बांटना शुरू कर दिया गया। और बांटने के लिए जो बम्बई और मद्रास थी, उनकी विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया, जो कि 1937 तक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी 1937 तक चलती रही। और इसमें जितने भी प्रांत भारतीय उपमहाद्वीप में थे, उन सभी को आंतरिक रूप से पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि विकेंद्रीकरण होने लगा था, सभी प्रांतों की शक्तियों को वापस किया जाने लगा था। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसे हम विभागीय सिस्टम भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे, जिन्होंने 1859 से ही शुरू कर दिया था, पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया था, उनको वैधानिक मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब 1800 अभी आप पढ़ रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें इसे ये पूरी तरीके से वैलिडिटी दे दी गई दोस्तों। इस क्रम में जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम आप देख रहे हैं, उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाया गया पोर्टफोलियो सिस्टम मान्यता प्राप्त कर लेता है, और वायसराय की परिषद का एक सदस्य
क्या कर सकता है, कोई भी सदस्य जो है किसी एक या अनेक सरकारी विभागों का प्रमुख बनाया जा सकता है। अब यही चीज़ हम देखते हैं आज के समय में, जो विभागीय सिस्टम चल रहा है, अलग अलग तरह के विभाग हैं। ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हुई। इस तरह से भारत परिषद अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता है वायसराय, जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने के बाद अपने आप ही स्वतः ही समाप्त माना जाएगा, अगर कानून नहीं बनाती है ऐसे काउंसिल तो। फिर हमने देखा 1861 का जो मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम देखा, उसमें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं साथियों फटाफट। सबसे पहली चीज़ देखी कि इसमें जो वायसराय था वो कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित, यानी गैर सरकारी सदस्य बनने लगे। इस क्रम में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बना भी दिया गैर सरकारी सदस्य, जिसमें बनारस के राजा बीपीडी, याद रखिएगा बीपीडी, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। बहुत सारी शक्तियां तो नहीं दी गई, लेकिन मनोनयन हो गया। फिर बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज जो थीं, उनकी विधायी शक्तियों को उनको वापस कर दिया गया। 1773 का केंद्रीकरण जो कि 1833 में पूर्ण हो गया था, उसको वापस विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। तो याद रखिएगा दोबारा में विकेंद्रीकरण कब प्रारंभ हुआ, तो आप कहेंगे 1861 के भारत शासन अधिनियम, इंडियन भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861 से फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की दोबारा शुरुआत हो गई, जो कि 1937 तक सभी सारे प्रांत जो थे वो पूर्ण स्वायत्त आंतरिक रूप से हो गए। तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी शुरू हुआ, जिसे विभागीय सिस्टम कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करने वाले व्यक्ति थे। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई और आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के वो वायसराय जो थे वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। दोस्तों 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार फिर से 1858 और 1861 को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपत्ति होनी नहीं चाहिए, हम तो पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1858 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसे देखते हैं। सबसे पहले उसमें 5 पॉइंट हमने देखे थे। भारत का शासन ब्रिटिश ताज महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय के नाम से बदल गया। वायसराय को एक 15 सदस्यीय काउंसिल दी गई थी, जो कि सलाहकारी काउंसिल थी। भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया था। द्वैत सरकार को समाप्त कर दिया गया, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया। वायसराय को परिषद नहीं दी गई। यहाँ पर एक भारत का राज्य सचिव नाम का नया पद गठित किया गया था, और ये भारत का जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था, और इसके लिए एक सलाहकार परिषद बनाई गई थी, जिसे भारत सचिव की परिषद का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, और जो वायसराय था वो भारत में रहकर भारत पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। गुड गवर्नेंस के लिए ये एक्ट लाया गया था, आंसरेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। और 1861 इसी के बाद का एक इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसमें भारतीयों की भागीदारी कानून बनाने में बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई थी। इसमें वायसराय की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाने लगे, जिसमें 3 भारतीय सदस्यों को ऐड किया गया। BDP, याद रखिए BPD, यानी B का मतलब जो बनारस के राजा थे, P का मतलब पटियाला के महाराजा, और D का मतलब दिनकर राव, यानी सर दिनकर राव। 3 गैर सरकारी सदस्य जो कि विधान परिषद में मनोनीत हुए सर्वप्रथम। बम्बई मद्रास की विधायी शक्तियाँ वापस कर दी गईं। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, और इसके बाद वायसराय को अध्यादेश की शक्ति भी दे दी गई थी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तरफ। इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है मैंने, शॉर्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, शॉर्ट मैप टाइप का, जिससे आप समझ सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या था। तो यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ाया गया बड़ी मात्रा में, और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उन दोनों में ही गैर सरकारी सदस्यों की संख्याओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया दोस्तों। इसके अलावा दूसरी चीज़, यहाँ पर जो विधान परिषद थी उसके कार्यों में भी वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। नए नए कार्य
विधान परिषद में मिलने लगे किन्हें, एक तरह से गैर सरकारी सदस्यों को ही हम मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं अभी आगे देखेंगे। फिर नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी ये देखेंगे कि आखिर जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, गैर सरकारी सदस्य हैं, इनका नॉमिनेशन कौन करता है, केंद्रीय विधान परिषद में कौन करेगा और प्रांतीय विधान परिषद में कौन करेगा। तो 3 चीज़ें याद रखिए। पहली चीज़, संख्या को बढ़ा दिया गया गैर सरकारी सदस्यों की, केंद्रीय परिषद में भी और प्रांतीय विधान परिषदों में भी। दूसरी चीज़, जो कार्य थे विधान परिषदों के वो भी बढ़ाए गए। इसके साथ साथ जो नॉमिनेशंस थे, यानी कि जो मनोनयन था, जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनके बारे में भी डिटेल में बताया गया है 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद जहां वायसराय होता था और प्रांतीय विधान परिषद जहां पर गवर्नर्स अपना अपने प्रांतों में रूल करते थे, उन दोनों ही विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभी भी बहुमत जो था उस सरकारी सदस्यों का था। सरकारी सदस्य जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आते थे, तो बहुमत अभी भी गैर सरकारी सदस्यों का नहीं हो पाया, ना ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और ना ही प्रोविंशियल यानी प्रांतीय विधान परिषदों में। पहला पॉइंट हो गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब यहाँ पर क्या क्या पावर दे दी गई विधान परिषद के कार्यों में। पहली तो चीज़ है कि गैर सरकारी सदस्य जो थे वो बजट पर बहस कर सकते थे, अब बहस कर सकते हैं बजट पर। फिर इसके बाद कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किए जाएंगे। अगर उनसे कहा जाए कि आप कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो आप दे सकते हैं। अभी भी इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने और बहुत सारे पावर से वंचित रखा गया था। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति थी उसका प्रोसीजर क्या था। गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति थी वो केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय के द्वारा होती थी, केंद्रीय विधान परिषद में और साथ साथ में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी जो वहाँ वाणिज्य का व्यापार का जो चैम्बर बना था पूरा, जिसमें सारे बड़े बड़े समूह बंगाल के व्यापारी लोग जुड़े हुए थे, उनमें भी गैर सरकारी सदस्य को शामिल किया गया था। लेकिन वो सदस्य अभी भी किनके द्वारा मनोनीत किए जा सकते थे, वायसराय के द्वारा। साथियों, प्रांतीय विधान परिषद का क्या हाल था। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर का रूल होता था, तो वहाँ पर वो गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत तो कर सकता था, पर उसके लिए उसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश चाहिए होती थी। जिन लोगों को ये सिफारिश करके बताते थे उन्हीं को मनोनीत कर सकता था उस प्रांत का गवर्नर। किन किन की सिफारिश चाहिए होती थी, नगर पालिका की, तो नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नरों के द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता था। लेकिन इन चीज़ों की या इन बॉडीज़ की सिफारिश चाहिए होती थी। इन बॉडीज़ को फिर से याद रखिएगा। नगर पालिका सबसे पहले कौन सी बॉडी है, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, नवी जी, ऐसे याद रखिए, नवी जी, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, नवी जी, फिर विजचय याद रखिए, व्यापार संघ, जा से क्या होगा साथियों, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो याद रखिएगा नवी जी, व्यजचय। मान लीजिए अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन कौन थे जो नहीं कर सकते थे मनोनयन, तो उनमें आपको याद रहेगा नवीजी, व्यजचय, ऐसे करके याद कर सकते हैं इसे। तो इसके बाद देखते हैं गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही थी केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वायसराय डायरेक्टली मनोनयन कर सकता था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर करते थे। लेकिन नगर पालिका नवीजी अव्यजचय के द्वारा इनकी सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हो सकती थी। तो आपने देखा 1861 में जो तीन गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद थी उसमें एंट्री मिली थी, और 1892 आते ही उनकी संख्याओं में बहुत ही भारी मात्रा में वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको वायसराय चुन सकते थे, और जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनको गवर्नर चुनते थे। लेकिन नवीजी व्यजचय की
सिफारिश के द्वारा। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई थी। इनमें बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर के लिए अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड किए जा सकते थे। ये है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि आप पढ़ रहे थे साथियों। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। दूसरी चीज़, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि हुई। अब ये लोग बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत भी किए जा सकते थे दोस्तों। फिर तीसरी चीज़ है, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति भी की बात पता चली। केंद्रीय विधान परिषद में इनकी नियुक्ति वायसराय कर सकता था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर करते थे। लेकिन नवीजी व्यजचय यानी नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, व्यापार संघ, फिर जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, नवीजी व्यजचय की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति या इनका मनोनयन हो सकता था साथियों। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट अधिनियम है साथियों। इसका जो मैप बनाया है मैंने, उस मैप से पहले समझते हैं 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फिर इसे डिटेल से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस मैप में 1909 के भारत परिषद अधिनियम में हम जानते हैं, इसको सबसे पहली चीज़ है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, पहली पॉइंट जो दिया गया है वो ये है, फर्स्ट इंडियन मेंबर इन वायसरायज काउंसिल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब तक वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें इंडियन मेंबर कोई भी शामिल नहीं हुआ था। तो उस वायसराय की काउंसिल में यानी उसकी परिषद में, अभी तक विधान परिषद में सदस्य पहुंच चुके थे, लेकिन जो वायसराय की पर्सनल काउंसिल थी जो उसे सलाहकार के रूप में मिली थी, उसमें कोई भारतीय नहीं पहुंचा था दोस्तों। उसमें भारतीय पहली बार पहुंचे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी, जो कि वायसराय की काउंसिल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। दूसरी चीज़ क्या हुई, इसमें मुस्लिम वोटर्स, जो मुसलमान या मुस्लिम भाई थे, वोट करने वाले मुस्लिम वोटर्स थे, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली बना दी गई कि अब से मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम वोटर्स को वोट देंगे। मुस्लिम वोटर्स ही, जो मतलब मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उनको मतदान कर सकते हैं। उनकी वोटर लिस्ट ही अलग बना दी गई पूरी मुस्लिम्स की। तो इसके बाद तीसरी चीज़ ये हुई, विधान परिषद के कार्यों को फिर से बढ़ाया गया। विधान परिषद में जैसे कि अभी पिछले में आप देख सकते थे कि वो बजट पे बहस कर सकते थे और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिकृत किए जा सकते थे। फिर इसके बाद केंद्रीय यानी सी यानी सेंट्रल, पी यानी प्रोविंशियल, बीपी यानी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। अब संख्या भी बढ़ने लगी धीरे धीरे साथियों। भाई हिस्सेदारी बढ़ानी थी तो संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। ये चौथा पॉइंट। तो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1909 के। सबसे पहला, जो पहले वायसराय की जो काउंसिल थी, जो एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने। दूसरे नंबर पर मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तीसरे नंबर पर विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि की गई और चौथे नंबर पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को बढ़ाया गया और 16 से 60 कर दिया गया। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपके सामने हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और कभी भी देखकर समझ सकते हैं साथियों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे चलते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते थे। मार्ले मिंटो सुधार क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया या स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मार्ले थे, और भारत में मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय के पद पे थे। तो मार्ले और मिंटो दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार। सुधार इसलिए क्योंकि इसमें सुधार ऐसा कुछ लगता था इनको कि हमने सुधार किया है, जबकि देखा जाए तो सांप्रदायिकता को भड़काया। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ, वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी, कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया था। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद, कार्य परिषद जो थी, उसमें पहली बार भारतीय को स्थान दिया गया था। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वो व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय में पहले भारतीय थे जो सदस्य बने थे, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कब हुए? 1909 के
इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, और इन्हें विधि सदस्य के रूप में रखा गया था। विधि यानी कानून बताने वाले सदस्य। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा जी थे पहले वो व्यक्ति जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए। इसके बाद अगला पॉइंट बी, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। सेक्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा ये कानून कहता था। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी, यानी लीगल कर दिया। कम्युनिस्ट कहने का मतलब है सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी। साथियों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो थे, अब याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार आया है कई परीक्षाओं में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा वायसराय है जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो नाम है दोस्तों लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, और सांप्रदायिकता को वैधानिकता लॉर्ड मिंटो ने दी 1909 के मार्ले मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट में। फिर तीसरे नंबर पर जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थी, अब जिस तरह से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, ठीक उसी तरह से प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन का चुनाव हो या चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो या विश्वविद्यालय का चुनाव हो और जमींदारों का चुनाव हो, इन सभी के लिए एक अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मतलब जो भी चुनाव होंगे उनमें इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल अलग से गिना जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, इनकी पावर्स को अलग किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि वो डिवाइड कर सकें इंडियन सोसाइटी को, डिवाइड एंड रूल के व्यवस्था करना चाहते थे ये लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ताकि भारतीय एक ना हो पाएँ और 1857 जैसी जो महाक्रांति है, महान क्रांति है, वो दोबारा उसका जन्म ना हो पाए। इसलिए मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया, जिससे कि हिंदू भड़कें या अन्य धर्म के लोग भड़कें, और इन सारे कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, ज़मींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जिससे कि इनमें भी एकता ना होने पाए कि हमारी सीट्स ज़्यादा हैं या इनकी सीट्स ज़्यादा हैं तो हमारी बढ़ाओ, या हमारी कम है तो इनकी क्यों ज़्यादा हो गई। इस तरह के जो दंगे हैं या जो वैचारिक मतभेद हैं वो बराबर बने रहे। फिर जो चौथी चीज़ हम 1909 में देखते हैं वो ये है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 16 से बढ़ाकर ये सदस्य 60 हो गए। याद रखिएगा साथियों, जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीय के रूप में चुने गए थे, और जो सर दिनकर राव और बंगाल के राजा और पटियाला के महाराजा चुने गए थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए थे, यानी कि विधान परिषद में चुने गए थे। इन दोनों का अंतर याद रखिएगा। उन्हें 1892 में आपने देखा था और इन्हें देख रहे हैं 1909 में। तो राज्यों की विधान परिषद में अलग अलग सदस्य थे। चूँकि भाई केंद्रीय विधान परिषद तो एक थी तो उसमें 16 से 60 कर दिए गए। अब राज्य प्रांत अलग अलग हैं तो उनमें विधान परिषद में अलग अलग सदस्य बढ़ाए गए, लेकिन सभी जगह जो भारतीयों की हिस्सेदारी थी उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया गया। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में अब क्या था, पहले आपने देखा था कि गैर सरकारी सदस्य तो शामिल होने लगे थे, लेकिन वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं हो सकता था। बहुमत किसका हो सकता था? सरकारी सदस्यों का। लेकिन अब जब साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो सरकारी बहुमत तो बना रहा कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी बहुमत है, लेकिन जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता था। यानी अगर ज़्यादा सीट्स उनको मिलती हैं तो राज्य के जो विधान परिषद हैं वहाँ पर गैर सरकारी सदस्य भी बहुमत में आ सकते हैं। ये ई पॉइंट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है 1909 का, वो है विधान परिषदों के कार्य में और अधिक वृद्धि की गई, उनको और अधिक डेवलप किया गया, और अनुपूरक प्रश्नों को पूछना, अब अनुपूरक प्रश्न भी इन्हें दे दिए गए। पहले बजट पर बहस कर सकते थे और किसी प्रश्न, कार्यपालिका के प्रश्न पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किए जा सकते थे, लेकिन अब अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। बजट पर संकल्प कर सकते थे, यानी बजट पर कोई ऑर्डिनेंस ला सकते थे, अपना जो संकल्प है वो ला सकते थे विधान परिषद में। तो यानी पावर्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही हैं और जो हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए इसे गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों की हिस्सेदारी को, भारतीयों के कानून, भारतीयों के संविधान बनाने में मदद करने में काफ़ी सफल रहा। साथियों, ये 1909 का रेगुलेटिंग एक्ट
तो नहीं है, इसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, वो हमने देखा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले जो कि इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो जो कि भारत में वायसराय थे, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार हो गया। वायसराय, इसमें हुआ क्या, पहली चीज़ देखते हैं। वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य पहली बार ऐड किया गया, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और इन्हें एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दूसरे नंबर पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, और ये कहा गया कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। सांप्रदायिकता को वैधानिकता दे दी गई और लॉर्ड मिंटो जो थे वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में सामने आए। तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। चौथे नंबर पर हमने इसमें देखा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थे उनमें सदस्यों या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई। इसमें केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य जो थे 16 से 60 हो गए। राज्यों की विधान परिषद में अलग अलग सदस्य अलग अलग राज्यों में थे। फिर इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा, लेकिन राज्यों की विधान परिषद में अब सरकारी बहुमत के स्थान पर गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत हो सकता था। यानी धीरे धीरे जो भारतीयों की पावर थी वो बढ़ रही थी। विधान परिषद में भी जो कार्य थे उनमें वृद्धि की गई, जैसे उसमें वो अनुपूरक प्रश्नों को पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प पारित करा सकते थे, बजट पर संकल्प रख सकते थे, आदि व्यवस्थाओं में भी उन्हें पावर दी गई। तो इस तरह से हमने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखा, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट देखा और 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट देखा। आइए एक बार फिर से जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे आपको सारे ही जो एक्ट्स आज पढ़े हैं आपने उनको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा। उसमें आपने देखा कि जो भारत की पावर थी, इंडिया की जो पावर्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर, जितनी भी सत्ता थी वो सारी सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गई थी, क्योंकि क्राउन का रूल शुरू हो गया था और ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के पास सारी पावर पहुंच चुकी थी। भारत का शासन उनके हाथों में आ गया था और गवर्नर जनरल आपसे बदलकर वायसराय हो गया था। फिर इसके बाद द्वैत सरकार समाप्त हो गई थी। इसके बाद भारत का राज्य सचिव नाम का एक नया पद गठित किया गया 1858 में, और भारत सचिव की एक 15 सदस्यीय जो एडवाइजरी कमेटी थी उसको भी तैयार किया गया था। एक बार फटाफट पूरा डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में यानी महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय जो था वो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था भारत में। लॉर्ड कैनिंग पहली बार भारत के वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग द्वैत शासन प्रणाली यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट थी वो नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एक नया पद बनाया गया जिसे भारत का राज सचिव कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया में थी। फिर इसके बाद ये जो सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी रहता था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद जिसे सलाहकार परिषद थी उसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष स्वयं भारत सचिव थे। भारत सचिव का परिषद की परिषद का गठन किया गया। ये एक कॉरपोरेट बॉडी थी। इसका साथ साथ क्या था, ये मुकदमा कर भी सकती थी और पहली बार ऐसा हुआ इस पर मुकदमा किया भी जा सकता था। गुड गवर्नेंस याद रखिएगा। फिर कानून को लाने का प्रमुख उद्देश्य 1858 का था कि जो प्रशासनिक मशीनरी भारत में बिगड़ी हुई है उसमें सुधार किया जा सके और इंग्लैंड से भारतीय जो सरकार है उस पर सुपरविज़न किया जा सके और नियंत्रण भी किया जा सके। यह 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए जिसमें 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम शामिल है। आइए देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहली चीज़, वायसराय विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य का शामिल हुआ। सबसे पहली बार बम्बई मद्रास की विधायी शक्तियों को वापस किया जाने लगा, यानी विकेंद्रीकरण की फिर से शुरुआत हो गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई वायसराय को। बंगाल
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन 1862, 66 और 97 में किया गया। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत 1861 में ही की गई। आइए एक बार इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था, जिसके क्रम में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को बी यानी बनारस के राजा, डी यानी दिनकर राव कह सकते हैं, और पी यानी पटियाला के महाराजा, इन तीनों को जो है मनोनीत किया विधान परिषद में। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज की पावर्स को वापस कर दिया गया। 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1837 में पूरा हो गया था, वो फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चालू हो गया और 1937 में सभी प्रांत जो थे वो पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त कर लिए थे। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, विभागीय सिस्टम की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग ने जो प्रारंभ किया था उसे वैधानिकता मिल गई। इसके बाद वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, जो 6 माह तक वैलिड रहता था। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य चीज़ें नहीं है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बहुमत लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था, चाहे केंद्र में हो या प्रांत में हो। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किए जा सकते थे। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जो केंद्र में थी यानी केंद्रीय विधान परिषद में थी, वायसराय करता था। प्रांतों में यानी प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर करते थे, लेकिन नवीजी वेजचय की सलाह के आधार पर नगरपालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर मनोनयन होता था। इसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें जो है वो मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और पहली बार जो वायसराय थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया, जो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी। इसके साथ साथ विधान परिषद के कार्यों को और अधिक बढ़ाया गया और सेंट्रल और प्रोविंशियल यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों में काफ़ी वृद्धि की गई। और आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी डिटेल में, बस यहीं पे लास्ट है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 को जाना जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, मिंटो भारत में वायसराय थे। वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य को स्थान दिया गया। कार्य परिषद में, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो कि विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। इसके बाद मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी एक्ट में की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 हो गए और राज्यों में अलग अलग संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत अभी भी था, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत बदला जा सकता था और गैर सरकारी बहुमत भी आ सकता था, कोई रोक नहीं थी। विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की गई। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की गैर सरकारी सदस्यों को पावर दे दी गई, बजट पर संकल्प लाने की पावर दे दी गई और ऐसी कई पावर्स धीरे धीरे जो भारत के गैर सरकारी सदस्य थे उनको प्रदान की जाने लगी। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ डाउटफुल लगती है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई अगर साथी पढ़ना चाहता है उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। बाकी सारे वीडियोस की जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। धन्यवाद।